नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत कक्षा 8 विषय गणित का अध्याय 15 आलेखों से परिचय, इस अध्याय से संबंधित जो प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों को कैसे हल करें यह हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और सीख लेते हैं कुछ नया। अध्याय 15 आलेखों से परिचय। इसके अंतर्गत पहला जो प्रश्न है कि निम्न आलेख किसी अस्पताल में एक रोगी का प्रति घंटे लिया गया तापमान दर्शाता है। ए, रोगी का तापमान 1 बजे दोपहर क्या था। बी, रोगी का तापमान 38.5 डिग्री सेल्सियस कब था। तो देखिए करना क्या है कि सबसे पहले ये जो आलेख है इस आलेख को ध्यानपूर्वक देखना है और इसे पढ़ना है। तत्पश्चात जो ये प्रश्न दिए गए हैं इन प्रश्नों के हमें उत्तर देने हैं। हम देख रहे हैं कि किसी भी आलेख में 2 अक्ष होते हैं। ये वाला अक्ष कहलाता है एक्स अक्ष। कौन सा अक्ष हो जाएगा ये? एक्स अक्ष कहलाता है ना, जिसे हम क्षैतिज अक्ष भी कहते हैं। और एक ही जो खड़ा होता है ये वाला, इसे ऊर्ध्वाधर अक्ष भी कहते हैं, यानी वाय अक्ष। ठीक है ना, ये 2 अक्ष हो गए। अब इसको देखेंगे कि एक्स अक्ष पर हमें समय दिया गया है और वाय अक्ष पर हमें दिया गया है तापमान डिग्री सेल्सियस में यह लिखा हुआ है। ठीक है ना। अब क्या करना है हमें कि ये जो प्रश्न है इसके उत्तर देना है। पहला प्रश्न ये है कि रोगी का तापमान दोपहर 1 बजे क्या था। तो इसके हम देखेंगे कि दोपहर 1 बजे कहाँ लिखा हुआ है, ये यहाँ पर है, आप देख रहे हैं ये। ठीक है ना। और इसके संगत हम जब आगे बढ़ते हैं तो हम देख रहे हैं कि ये वाला बिंदु है और ये इसके संगत है। यहाँ कितना है, हम देख रहे हैं यहाँ 36 है और यहाँ 38 है, यानी बीच में कितना हो जाएगा 36.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यानी रोगी का तापमान दोपहर 1 बजे कितना था, 36.5 डिग्री सेल्सियस। इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद में बी, रोगी का तापमान 38.5 डिग्री सेल्सियस कब था। तो हमें देखना होगा कि 38.5 कहाँ है। हम देख रहे हैं ये 37 है ना, और ये 38 बाद में ये यहाँ देख रहा है ये वाला, ये यहाँ पर है ये 38.5। ठीक है, कब था। इसके नीचे हम चलते हैं इसे संगत रेखा पर, तो हम देख रहे हैं कि दोपहर 12 बजे आ रहा है। ठीक है, तो इसका उत्तर आ जाएगा दोपहर 12 बजे। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न है उसको देख लेते हैं। इस पूरे अंतराल में रोगी का तापमान 2 बार एक समान ही था। ये 2 समय क्या क्या थे। यानी हम देखेंगे कि इस रोगी का जो तापमान है 2 बार एक समान था, मतलब एक जैसा था। तो ये समय क्या क्या थे। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये एक जैसा तापमान है। कितना है ये 36.5 डिग्री सेल्सियस। कितनी बजे है ये दोपहर 1 बजे। और यही का यही तापमान यहाँ पर भी है, ये दोपहर 2 बजे है ना। तो हम देख रहे हैं कि दोपहर 1 बजे और 2 बजे जो तापमान लिया गया तो दोनों ही बार तापमान समान था। ठीक है ना। अब अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न ये है कि 1:30 बजे यानी 1:30 बजे दोपहर रोगी का तापमान क्या था। अब हमें देखना होगा कि देखिए ये 1 बजे है ना, और ये कितना है 2 बजे है। तो इसके बीच का समय होता है 1:30 है। तो हम देख रहे हैं 1:30 तापमान कितना है, ये तापमान भी कितना होगा 36.5 डिग्री सेल्सियस होगा। अब इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचे हम कि देखिए हम देख रहे हैं कि 1 और 2 बजे के बीच के तापमान में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है, कोई अंतर नहीं हुआ है।
और यह रेखा बिल्कुल क्या है, सपाट है ना। तो इससे हम निष्कर्ष पहुंचे हैं कि 1:30 को जो है रोगी का तापमान कितना था, 36.5 डिग्री सेल्सियस था। क्लियर। इस प्रकार से हम आलेखों को पढ़ेंगे और ये हमने यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर भी लिख दिए हैं। आप इन्हें स्क्रीनशॉट लेकर के अपनी एडगेड अभ्यास पुस्तिका में लिख सकते हैं। इनको समझना बहुत जरूरी है और इस अध्याय से संबंधित प्रश्न परीक्षाओं में आते हैं। ठीक है। अन्य विषय के आपके एडगेड अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नों के उत्तर चाहिए, उनकी वीडियो चाहिए, तो वे वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के माध्यम से आपको उपलब्ध हो जाएंगे। उन्हें देखिए, पढ़िए, समझिए और वार्षिक परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करिए। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 2। एक निर्माता कंपनी की विभिन्न वर्षों में की गई बिक्री निम्न आलेख द्वारा दर्शाई गई है ना। ये आलेख है आपके सामने और इसमें आपको बताया गया है कि विभिन्न वर्षों में बिक्री आप देख रहे हैं इस प्रकार से। ये एक्स अक्ष है, इसमें आपको दिखाया गया है वर्ष, और ये वाई अक्ष में आपको दिखाया गया है बिक्री करोड़ रुपए में, यानी कितने करोड़। ठीक है ना। जैसे इसको देख करके हम देखते हैं कि वर्ष 2002 में कितनी बिक्री हुई है, ये 4 करोड़ हुई है। ठीक है ना। इसी प्रकार से वर्ष 2003 में बिक्री कितनी हुई है, इस प्रकार देखते हैं अपन, ये यहाँ से ऐसे देखेंगे कितना जाएगा, 7 करोड़। 2004 में जो बिक्री हुई है वो कितनी है, 6 करोड़। 2005 में जो बिक्री हुई है उसको यहाँ से हम इस प्रकार देखेंगे तो 10 करोड़, और 2006 में बिक्री हुई है कितनी, 8 करोड़। क्लियर। बस अब इसके आधार पर हम जो है इसके जो प्रश्न है उसका जवाब लिख देंगे। जैसे कि पहला प्रश्न है कि वर्ष 2002 में और वर्ष 2006 में कितनी बिक्री थी। अभी हमने देखा, इसको लिख दिया हमने इस प्रकार से कि वर्ष 2002 में बिक्री 4 करोड़ तथा वर्ष 2006 में बिक्री 8 करोड़ थी। ठीक है ना। उसके बाद में अगला प्रश्न क्या है कि वर्ष 2003 में और वर्ष 2005 में कितनी बिक्री थी। आप देखिए 2003 में कितनी बिक्री है, ये हम देख रहे हैं 2003 है ना, ये 2003 है और इसमें बिक्री कितनी है, 7 करोड़ है। ठीक है ना। और 2006 में कितनी बिक्री है, तो 2006 में हम देख रहे हैं 8 करोड़ है इस प्रकार से, और 5 में 10 करोड़ है ना। तो हमने यहाँ लिख दिया है कि वर्ष 2003 में बिक्री 7 करोड़ तथा वर्ष 2005 में बिक्री 10 करोड़ थी, है ना। अब अगला प्रश्न क्या है कि वर्ष 2002 और 2006 की बिक्रियों में कितना अंतर था। तो देखिए हम देख रहे हैं यहाँ पर कि 2002 में बिक्री कितनी थी, है ना। 2002 में बिक्री थी कितनी, 4 करोड़, है ना। और 2006 में बिक्री कितनी थी, 8 करोड़ थी। अब इनका अंतर निकालना है, यानी 8 में से 4 घटा देंगे, कितना जाएगा, इनका अंतर आ जाएगा 4 करोड़। ये हमने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है ना। अब क्या बोला है कि किस अंतराल में बिक्रियों का यह अंतर सबसे अधिक था। तो हम देख रहे हैं कि बिक्री का जो अंतर है वह किस अंतराल में अधिक था। देखिए इसको देखने से पता लग जाएगा कि सबसे अधिक अंतर 2004 और 5 के बीच में हुआ है। देखिए, है ना, यहाँ 10 करोड़ हुआ है और यहाँ कितना हुआ है, 6 करोड़ हुआ है, यानी सबसे ज़्यादा अंतर यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है। तो हमने यहाँ लिख दिया है कि वर्ष 2004 और 2005 के अंतराल में बिक्री का अंतर सबसे अधिक था। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर जो है आलेख पढ़ करके दिए गए प्रश्नों का उत्तर हम आसानी से दे सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न कर लेते हैं। निम्न तालिका प्रयोग कर एक रेखिक आलेख बनाइए, है ना। अभी हमने क्या किया था, रेखिक आलेख को पढ़ करके जो प्रश्न दिए गए थे उनका उत्तर हमने ज्ञात किया था। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर एक तालिका दी गई है, इस तालिका के आधार पर हमें बनाना है रेखिक आलेख। कैसे बनाना है हम आगे देखते हैं। तो देखिए ये तालिका है, इसमें आपको दिया गया है विभिन्न वर्षों में किसी पर्वतीय नगर में हिमपात के दिनों की संख्या। वर्ष है 2003, इसमें हिमपात के दिन है 8, 2004 में 10, 2005 में 5, 2006 में 12 दिन। ठीक है। और इसी प्रकार से बी वाला जो है,
कि विभिन्न वर्षों में एक गांव में पुरुषों व स्त्रियों की संख्या दी गई है ना। 2003 में पुरुष कितने हैं? 12 हैं, है ना। ये संख्या हजारों में है, मतलब 12,000 है। और स्त्री संख्या 11,300 है, ठीक है। तो दोनों के आलेख अलग अलग बनेंगे। तो पहले हम बात करते हैं प्रश्न 3 का ए वाला जो हिस्सा है। इसमें देख रहे हैं आपको दिया गया है वर्ष और दिया गया है दिन। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए ये बनाते हैं आलेख। ये आप देख रहे हैं, ये ए वाला, ये अक्ष हमने बनाया है एक्स अक्ष, है ना, जिसे हम क्षैतिज अक्ष भी कहते हैं। और ये एक अक्ष बना हुआ है वाई अक्ष, जिसे हम ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकली एक्सिस भी कहते हैं। ये हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो एक्स अक्ष पर हमने वर्ष को इंगित किया हुआ है, दर्शाया गया है, और वाई अक्ष पर हमने दिन को दर्शाया गया है, ठीक है। बस अब जो सूचना हमें दी गई है, उन सूचनाओं के आधार पर अब यहाँ पर हमें क्या करना है, एक रेखिक आलेख तैयार करना है। तो देखिए 2003 में दिनों की संख्या कितनी थी? 8, है ना। और 2004 में 10। तो देखिए 8 हम देखेंगे कि 2003 में, ये 2003 है, इसके संगत हम देखते हैं ये 8, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर 8 के सामने बिंदु बना दिया, इसके जस्ट ऊपर। इसी प्रकार से 2004 में कितने हैं दिन? 10 हैं। तो देखिए हमने यहाँ पैमाना माना है कि एक जो इकाई है, इस एक इकाई बराबर 4 दिन। तो 4, 8, 12 और 16 पैमाना इस प्रकार से माना जाता है, ताकि जो जगह उपलब्ध हैं उस जगह में हमारी पूरी सूचना आ जाए। अब 2004 में कितने हैं? 10 हैं। तो देखिए 8 और यहाँ 12 है, तो बीच में जो यहाँ आ रहा है ये कितना है? 10 का है। इसके संगत हमने बिंदु यहाँ पर लगा दिया है 2004 में, ठीक है। अब इसके बाद में क्या करेंगे कि 2005 में कितने हैं? देखिए 2005 में 5 दिन है और 2016 में 12 दिन है ना। 2005 में 5 और 16 में 12। अब यहाँ देखेंगे कि 2005 के सामने देखेंगे 5 का है ना। ये देखिए, तो यहाँ पर हमने 4 लगाए हैं, ये 5, 6, 7 और ये 8 हो गया। तो ये 5 के ये संगत, ठीक है ना, ये 5 लगा दिए हैं। और 2006 में 12, तो 2006 में देखते हैं ये हो गया आपके 12 हो गए। ये हमने क्या किया, ऐसे पहले बिंदु बना दिए हैं। क्या कि हमने ये बिंदु हमने इस प्रकार से पहले बिंदु बना दिए हैं और फिर इसके लेकर के इन बिंदुओं को इस प्रकार से मिला दिया है, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये हो गया आपका रेखिक आलेख, ए पार्ट हुआ। अब इसके बाद में हम करते हैं ये बी वाला पार्ट, है ना, जिसमें हमें स्त्रियों और पुरुषों की संख्या दी गई है वर्षवार। अब 2 चीज़ दी गई हैं, इसलिए हम क्या करेंगे कि दोनों के लिए जो संकेत है वो अलग अलग मानेंगे, ठीक है ना। वर्ष क्या करेंगे, हमने लिखा एक्स अक्ष पर और संख्या लिखी हमने वाई अक्ष पर। अब देखिए एक चीज़ और है, ये हमने इस प्रकार से जो चिन्ह बनाया हुआ है, इस प्रकार से जिगजैग क्यों बनाए हैं? इसे बोलते हैं क्लिंक। इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ 0 से स्टार्ट न करते हुए हमने 11 से स्टार्ट किया हुआ है, क्योंकि 0 से स्टार्ट करते हैं तो ये जो वाई अक्ष हमारा है बहुत बड़ा होता, जबकि यहाँ पे हमारी जगह उपलब्ध नहीं है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि जब जगह उपलब्ध नहीं है और 0 से या 1, 2 के बाद में हमारे पास में कोई भी संख्या नहीं है, कोई भी आंकड़ा नहीं है, तो वहाँ पर इस प्रकार से बना देते हैं, जिसे बोलते हैं क्लिंक, ठीक है ना। ये दोनों ही अक्षों पर बनाया जाता है, ठीक है। अब पुरुष के लिए हमने ये वाला जो रेखा है खींची गई है और स्त्री के लिए जो डॉट वाली रेखा है ये अपने खींची हुई है। ये संकेत है कि पुरुष का है, ये स्त्रियों का है, ठीक है ना। चलिए अब इतना समझने के बाद में हम आगे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लेंगे पुरुष। क्या लेंगे हम? पुरुष लेंगे। 2003 में कितने पुरुष थे? 12। ये देखा हम 2003 और ये 12 के सामने हमने बिंदु लगा दिया है, ठीक है ना। इसी प्रकार से 2004 में 12.5, तो 2004 यहाँ पे है ना, इसके संगत यहाँ लगाते हैं, ये 12.5 आ गया आपका बिंदु आ गया। 2005 में 13 पुरुष हैं, ये 2005 है और यहाँ से हमने इसी सीध में लगाया, ये 13 दिख रहा है, ये है ना, ये वाला 13, ठीक है। अब उसके बाद में 2006
13.2, ये 2006 है, और इसके संगत बिंदु में लगाया है, ये इधर देखेंगे ना, ये 13.2 होगा इस प्रकार से, ठीक है। उसके बाद 2007 में 13.5 है, तो हमने 2007 में ये 13.5 में लगा दिया है, ठीक है। अब ये बिंदु बनाने के बाद में क्या करेंगे, इस स्केल से इसको हम इस प्रकार से जोड़ देते हैं ऐसा, ठीक है। तो ये आपका बन गया रेखिक आलेख, किसके लिए, पुरुषों के लिए हो गया, ठीक है ना। अब इसी प्रकार से हम बनाते हैं स्त्रियों के लिए, है ना। तो देखिए अब लेंगे हम स्त्रियों संख्या। अब स्त्रियों के लिए हमने संकेत लिया है, वो डॉट डॉट लिया है, और इसकी जरूरत बाद में पड़ेगी, है ना। तो हम लेंगे 2003 में स्त्रियों की संख्या है 11.3, ठीक है ना। तो ये 2003 है और ये 11.3, क्यों देखिए ये 11 और 12 के बीच में जो खंड है, इकाई है, इसको 10 बराबर भागों में बांटा गया है, क्योंकि यहाँ दशमलव में आपको दिया गया है। तो ये हमने बिंदु लगा दिया 11.3 लगा दिया। फिर 2004 में 11.9, तो 2004 यहाँ पर ये देखिए, और हम लगाया 11.9 पे, यहाँ पे इसके संगत इस प्रकार से, ठीक है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लाइन को मिला करके फिर बिंदु लगाते हैं। 2005 में कितने हैं, 13 हैं, तो ये 2005 हमने लिया हुआ है। अब स्केल ये 13 साउंड लगाएंगे इस प्रकार से, और बिंदु यहाँ आ रहा है, ये लगा दिया हमने, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया 13 वाला बिंदु हो गया। फिर 2006 में 13.6, ये लिखा हमने 2006। अब यहाँ पर 13.6, यानी ये देखिए ये कितना है 13.5, और थोड़ा सा ऊपर लिया हमने लिया, ये हो गया 13.6, यहाँ पर आ गया बिंदु आपका, आ गया ना, एक यहाँ आ गया था, एक यहाँ आ गया। अब उसके बाद में लेते हैं 2007 में 12.8, ये 2007 है, और इसके संगत हमने लिया ये 12.8, ठीक है। अब इन बिंदुओं को हम क्या करेंगे, इसे डॉट डॉट करके मिला देंगे, इसके लेंगे और इस प्रकार से ऐसे डॉट 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 ऐसे करके इसको मिला दिया, ताकि पता लगे कि स्त्रियों की संख्या है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने जो है यह रेखिक आलेख बनाया है। क्लियर है, उम्मीद है कि आपके समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है, निम्न आलेख किसी सप्ताह के प्रत्येक दिन के लिए पूर्व अनुमानित तापमान तथा वास्तविक तापमान दर्शाता है ना। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये आलेख है, और इस आलेख में दो प्रकार की जानकारियाँ हैं। एक तो है पूर्व अनुमानित, जिसे ये डॉट डॉट की जो रेखा है इसे दिखाया गया है, और एक है वास्तविक, जिसको जो है पूरी जो लाइन है हमारे खींचते हैं सामान्यतः, है ना, उसके द्वारा दर्शाया गया है। एक्स अक्ष पर आपको दिए गए हैं दिन, और वाई अक्ष पर आपको दिखाया गया है तापमान डिग्री सेल्सियस में, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, इस आलेख को पढ़ करके यहाँ जो प्रश्न दिए गए हैं उनके हम उत्तर लिखेंगे। किस दिन पूर्व अनुमानित तापमान व वास्तविक तापमान समान था। आप इसको देखिए कि कहाँ पर पूर्व अनुमानित और वास्तविक तापमान समान था, यानी एक जैसा था। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो बिंदु है ना, ये तापमान कितना है, ये 15 डिग्री सेल्सियस है। किस दिन, यह पूछा है दिन, तो दिन के लिए हम क्या करेंगे, नीचे चलते हैं, है ना। तो किस दिन हम ये दिखा था, तो हम देख रहे हैं कि ये दिन आ रहा है आपका, कौन सा दिन आ रहा है, शुक्रवार आ रहा है। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, शुक्रवार। तो हमने, है ना, यहाँ लिखा है शुक्रवार। और कहाँ पर आ रहा है, देखिए एक शुक्रवार हो गया, एक बिंदु हमारा है ये मंगलवार आया है ना, ये मंगलवार, ये शुक्रवार, और एक बिंदु ये यहाँ पर आया हुआ है, ये है रविवार, है ना। तो हमने तीनों वार लिख दिया यहाँ पर, और इस प्रकार उत्तर लिख देंगे कि मंगलवार, शुक्रवार और रविवार को पूर्व अनुमानित व वास्तविक तापमान समान था, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न क्या है, सप्ताह में पूर्व अनुमानित अधिकतम तापमान क्या था, है ना। पूर्व अनुमानित अधिकतम तापमान, तो देखिए पूर्व अनुमानित मतलब ये डॉट वाला बिंदु है, और सबसे अधिकतम, है ना, तो कितना था ये, यहाँ देखेंगे तो 35 डिग्री सेल्सियस था, है ना। सप्ताह में पूर्व अनुमानित अधिकतम तापमान क्या था, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सप्ताह में पूर्व अनुमानित अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है ना। उसके बाद में अगला जो प्रश्न है,
सप्ताह में वास्तविक तापमान क्या था, है ना, वास्तविक न्यूनतम तापमान क्या था। तो देखिए तापमान क्या था, हम देख रहे हैं कि न्यूनतम ने सबसे कम है, ये वास्तविक वाला है, ये वाला बिंदु है, और ये बिंदु हम देख रहे हैं कितना आ रहा है, ये 15 डिग्री सेल्सियस है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि सप्ताह में वास्तविक न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस था। ठीक है ना। अब आगे देखते हैं कि किस दिन वास्तविक तापमान व पूर्व अनुमानित तापमान में अंतर सर्वाधिक था, है ना, किस दिन अंतर सबसे अधिक था, ये हमें देखना है। तो हम देख रहे हैं कि इसका उत्तर आ जाएगा कि बृहस्पतिवार को वास्तविक तापमान व पूर्व अनुमानित तापमान में सर्वाधिक अंतर था, है ना। हमने कैसे याद किया, देखिए यह हम देख रहे हैं कि अधिकतम तापमान कितना है आपका, यह से आपको मालूम पड़ जाएगा। ये पूर्व अनुमानित कितना है, ये आपका है 22.5, कितना है 22.5 है, और ये यहाँ पर वास्तविक तापमान कितना है, ये 15 है। ठीक है ना, कितना है 15 है। तो ये अंतर सबसे ज़्यादा है। अब देखिए बाकी हम देख रहे हैं कि ये जो आपका अनुमानित है और वास्तविक है, इसमें अंतर कम दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी अंतर ये कम दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर अंतर सबसे अधिक है, इसलिए क्या आ जाएगा दोनों उत्तर बृहस्पतिवार आ जाएगा, यानी बृहस्पतिवार यानी गुरुवार। तो बृहस्पतिवार को जो है वास्तविक तापमान और पूर्व अनुमानित तापमान में अंतर सबसे अधिक था, ये आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न है, एक डाकिया किसी नगर के पास ही स्थित एक उपनगर में एक व्यापारी को पार्सल पहुंचाने के लिए साइकिल पर जाता है। विभिन्न समयों पर नगर से उसकी दूरियां निम्न आलेख द्वारा दर्शाई गई है। अब देखिए ये आलेख है, और इस आलेख को देख करके ये जो प्रश्न आपको दिए गए हैं इनके उत्तर लिखना है। तो पहला प्रश्न क्या है, एक्स अक्ष पर समय दर्शाने के लिए क्या पैमाना प्रयोग किया गया है। अब देखिए एक्स अक्ष है, ये वाला एक्स अक्ष है, ये समय दिखाया गया है, और इसके लिए पैमाना क्या माना गया है। तो देखिए पैमाना नहीं, अब देख रहे हैं 1 2 3 4 है ना, तो 4 इकाई बराबर 1 घंटा माना गया है ना। ये जो खंड है तो 4 खंड है ना, तो 4 खंड यानी 4 इकाई बराबर 1 घंटा माना गया है। आप देख रहे हैं ये सुबह 8 बजे हैं और यहाँ 9 बजे हैं, यानी 1 घंटा हुआ है, तो 1 घंटा बराबर क्या हो गया, 4 इकाई का प्रयोग किया गया है, ये माना है पैमाना। ठीक है ना। अब दूसरा जो प्रश्न है वह क्या है कि उसने पूरी यात्रा के लिए कितना समय लिया, पूरी यात्रा के लिए कितना समय लिया। तो देखिए यहाँ से जब स्टार्ट करता है तो वह इस प्रकार चलता है और यहाँ यात्रा समाप्त हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ कितना समय लिया तो हम नीचे देखेंगे समय, तो हम देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 1 घंटा हो गया, यहाँ से यहाँ 2 घंटा हो गया, यहाँ से यहाँ 3 घंटा हो गया, और ये क्या बीच में है ना, 2 इकाइयाँ हैं, तो आधा घंटा हो गया, यानी 3 घंटे और 30 मिनट, यानी 3.5 घंटे लिया। कितना समय लिया, 3.5, ऐसा लिख सकते हैं, या फिर 3 सही 1/2 घंटा। ठीक है ना, ये घंटा है और इधर मिनट होता है, और ये 3 सही 1/2 घंटा समय लिया। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इसका उत्तर लिख दिया, उसने पूरी यात्रा के लिए 3 सही 1/2 घंटे लिया, यानी 3.5 घंटे लिए। ठीक है ना। अब तीसरा प्रश्न क्या है, व्यापारी के स्थान की नगर से दूरी कितनी है। ये देखिए यहाँ से चला और दूरी यहाँ दिखा रहा है, तो हम देख सकते हैं ये, तो ये कितनी है 22 किलोमीटर, ये दूरी आपको दी गई है किलोमीटर में। तो व्यापारी के स्थान की नगर से दूरी कितनी है, 22 किलोमीटर है ना। तो इसका हमने यहाँ पर उत्तर लिख दिया है, व्यापारी के स्थान की नगर से दूरी 22 किलोमीटर है। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है, क्या डाकिया रास्ते में कहीं रुका, विवरण दीजिए। जी हाँ रुका, कहाँ रुका, है ना। अब क्या डाकिया रास्ते में कहीं रुका, उत्तर जाएगा हाँ रुका है। अब हमने कैसे याद किया कि रुका हुआ है, देखिए उसके लिए अलग को देखते हैं कि 10 बजे वो जो है 16 किलोमीटर दूरी तय कर चुका था,
और हम यहाँ देखते हैं कि 10:30 पर भी दूरी बची हुई है। इसका अर्थ ये हुआ कि उसने इस आधे घंटे में कोई दूरी तय नहीं की है। अब कोई दूरी तय नहीं की है मतलब वह एक स्थान पर ठहरा हुआ है, रुका हुआ है, ठीक है ना। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि वह रास्ते में रुका है। क्लियर। चलिए अब उसके बाद में अगला प्रश्न आता है, किस अंतराल में उसकी चाल सबसे अधिक थी। तो हम देख रहे हैं कि देखिए ये 8 बजे स्टार्ट हुआ और ये 9 बजे तक उसने ये 10 किलोमीटर दूरी तय करी, ठीक है ना। 1 घंटे में 10 किलोमीटर तय दूरी करी है। फिर 9 से 10 हम देख रहे हैं 1 घंटा हुआ और ये देख रहे हैं कि यहाँ पर उसने 16 किलोमीटर दूरी तय करी, यानी मात्र 6 किलोमीटर इसमें दूरी तय करी है, इसमें 10 किलोमीटर दूरी तय करी है। फिर आगे चलते हैं तो ये दूरी भी अब यहाँ से यहाँ देखते हैं तो 11 बजे तक उसने जो है दूरी तय करी, कितनी, लगभग 19 किलोमीटर, है ना। तो सबसे अधिक दूरी तय करी है उसने प्रातः 8 और 9 बजे के बीच में, ठीक है ना। तो अंतराल क्या हो जाएगा, प्रातः 8 और 9 बजे के मध्य उसकी चाल सबसे अधिक थी। तो हमने यहाँ लिख दिया है ना, कि प्रातः 8 बजे से प्रातः 9 बजे के मध्य उसकी चाल सबसे अधिक थी, ठीक है। तो इस प्रकार से हम जो है किसी भी आलेख को पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 6, वनस्पति विज्ञान के एक प्रयोग में समान प्रयोगशाला परिस्थितियों में 2 पौधे ए तथा बी उगाए गए हैं। 3 सप्ताहों तक उनकी ऊंचाइयों की हर सप्ताह के अंत में मापा गया, है ना। उनकी ऊंचाइयाँ हैं, उनको हर सप्ताह के अंत में मापा गया है और परिणामों को निम्न आलेख में दर्शाया गया है। समझ आए ना। 2 पौधे हैं, पौधे ए और बी 2 पौधे हैं और उन्हें 3 सप्ताह तक उनकी ऊंचाइयों को मापा गया है और इस प्रकार से यहाँ पर एक आलेख में उसके परिणामों को दिखाया गया है। हम जानते हैं ये एक्स अक्ष है जिसे सप्ताह के रूप में दिखाया गया है और ये वाई अक्ष है जिस पर ऊंचाई सेंटीमीटर में दर्शाई गई है, ठीक है। अब जो प्रश्न दिए गए हैं उनका उत्तर हमें इस आलेख को देख करके ज्ञात करना है। तो पहला प्रश्न है और पहले का भी पहला भाग क्या है, देखिए 2 सप्ताह बाद पहला और 3 सप्ताह बाद पौधे ए की ऊंचाई कितनी थी। अब देखिए पौधा ए जो है ये डॉट वाला है, ठीक है ना, और पौधा बी जो है ये आपकी सरल रेखा वाला है। तो जो डॉटेड रेखा है उसकी हम बात करेंगे, पौधे ए की बात करेंगे। तो 2 सप्ताह के बाद देखिए ये पहला सप्ताह है और ये दूसरा सप्ताह हो गया। तो दूसरा सप्ताह में उसकी ऊंचाई कितनी है, इसके संगत हम ऊंचाई देखते हैं, इस प्रकार से मिलाते हैं तो देख रहे हैं 7 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ 6 है और यहाँ 8 है, बीच में क्या आ जाएगा, यहाँ 7 आ जाएगा, यानी 7 सेंटीमीटर की ऊंचाई हो जाएगी। अब 3 सप्ताह के बाद में अब देखिए 3 सप्ताह यहाँ हो रहा है। अब 3 सप्ताह हम देखते हैं पौधे की एक ऊंचाई ये आ रही है, कितनी, ये 8 और ये 9 और ये 10, तो 9 सेंटीमीटर हो गई, है ना। तो हमने यह उत्तर लिख दिया इस प्रकार से कि 2 सप्ताह बाद पौधे एक ऊंचाई 7 सेंटीमीटर थी और 3 सप्ताह बाद पौधे एक ऊंचाई 9 सेंटीमीटर थी, ठीक है। अब अगला प्रश्न है कि तीसरे बी वाला 2 सप्ताह बाद और 3 सप्ताह बाद पौधे बी की ऊंचाई कितनी थी। अब देखें हम बी की ऊंचाई, है ना। अब पौधा बी यानी ये सरल रेखा वाला, तो 2 सप्ताह के बाद में इसकी ऊंचाई कितनी थी, ये देख रहे हैं वही 7 सेंटीमीटर और 3 सप्ताह के बाद में इसकी ऊंचाई हम देख रहे हैं 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमने यहाँ पर उत्तर लिख दिया है 2 सप्ताह बाद पौधे बी की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर तथा 3 सप्ताह बाद पौधे बी की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर थी। क्लियर, समझ में आ रहा है ना। चलिए अब प्रश्न सी, तीसरे सप्ताह में पौधे ए की ऊंचाई कितनी बढ़ी, है ना। तीसरे सप्ताह में, है ना, पौधे ए की ऊंचाई कितनी बढ़ी। तो देखिए अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इसकी ऊंचाई कितनी है ए की, ये देख रहे हैं 7 सेंटीमीटर, है ना, कितनी, 7 सेंटीमीटर। और दूसरे सप्ताह में हम देख रहे हैं कितनी,
7 और यहाँ 9, सॉरी कितना है, 9 सेंटीमीटर है ना। तो दूसरे सप्ताह में 7 सेंटीमीटर और तीसरे सप्ताह में कितनी हो गई, 9 सेंटीमीटर हो गई ना। तो कितनी बड़ी, 2 सेंटीमीटर ऊंचाई इसकी बड़ी है ना। कितनी बड़ी, 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख देंगे हम तीसरे सप्ताह में पौधे ए की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर बड़ी है। ठीक है। अब अगला प्रश्न है डी वाला। दूसरे सप्ताह के अंत से तीसरे सप्ताह के अंत तक बी पौधे की ऊंचाई कितनी बड़ी। अब यहाँ पर प्रश्न में मिस्टेक है, ये सबसे कम शब्द नहीं आ सकता है, इसलिए हमने काट के लिखा कितनी होना चाहिए, है ना। तो दूसरे सप्ताह के अंत में से तीसरे सप्ताह के अंत तक पौधे बी की ऊंचाई कितनी बड़ी। तो देखिए वही देखेंगे हम। अब पौधा बी देखेंगे कि दूसरे सप्ताह के अंत में इसकी ऊंचाई कितनी हो रही है, ये हो रही है 7 सेंटीमीटर और तीसरे सप्ताह के अंत में बी की हो रही है ये 10 सेंटीमीटर। तो कितनी बड़ी, 10 में से हम 7 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो बचेगा 3 सेंटीमीटर। कितना बचेगा, 3 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई बड़ी है। तो हमने यहाँ लिख दिया है 3 सेंटीमीटर। ठीक है। अब अगला प्रश्न है, किस सप्ताह में पौधे ए की ऊंचाई सबसे अधिक बड़ी, है ना। तो अब देखिए पौधे ए की ऊंचाई सबसे अधिक किसमें बड़ी है, तो हम देख रहे हैं दूसरे सप्ताह में, ये यहाँ पे देख रहे हैं, है ना, यहाँ पे। तो ये उत्तर क्या जाएगा, ये उत्तर हमने नीचे लिख दिया है ना, कि दूसरे सप्ताह में उसकी ऊंचाई बड़ी है ना। चलिए अब एफ वाला प्रश्न, किस सप्ताह में पौधे बी की ऊंचाई सबसे कम बढ़ी, है ना। किस सप्ताह में पौधे बी की ऊंचाई सबसे कम बढ़ी। तब देखिए हम देख रहे हैं, अब पौधे बी की हम बात कर रहे हैं, तो पौधा बी यानी ये वाला है ना, सरल रेखा वाला, इसकी ऊंचाई कितनी बड़ी है, हम देख रहे हैं 1 सेंटीमीटर और पौधे ए की ऊंचाई कितनी है, 2 सेंटीमीटर है। तो ये पहले सप्ताह में सबसे कम बड़ी है। तो हमने लिख दिया पहले सप्ताह में पौधे बी की ऊंचाई सबसे कम बड़ी। ठीक है ना। चलिए अब अगला प्रश्न जो है जी वाला, क्या किसी सप्ताह में दोनों पौधों ऊंचाई समान थी। जी हाँ थी। अब देखिए समान कहाँ थी, ये हम देखेंगे। तो देख रहे हैं दूसरे सप्ताह के अंत में ये है ना, ये दोनों ऊंचाई यहाँ के समान है, बराबर है। तो यहाँ हम लिख देंगे हाँ, दूसरे सप्ताह के अंत में दोनों पौधों की ऊंचाई समान थी। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से इस प्रश्न को आसानी से हल किया जा सकता है। चलिए अब कर लेते हैं हम प्रश्न क्रमांक 7। एक कार एक शहर पी से दूसरे शहर क्यू की ओर जा रही है, जो एक दूसरे से 350 किलोमीटर दूरी पर है। कौन, शहर पी और शहर क्यू, दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 350 किलोमीटर। ठीक है। दिया गया आलेख विभिन्न समयों पर कार की पी शहर से दूरियां दर्शाता है। आलेख का अध्ययन करके निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है। ये आपके सामने आलेख है, यहाँ पर है आपका पी शहर और ये आपका आ गया क्यू शहर। एक्स अक्ष पर आपको दिया है समय, है ना, और वाई अक्ष पर आपको दिया है पी से दूरी किलोमीटर में, इस प्रकार से। और आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर आपको ये निशान दिया गया है, इसे कहते हैं क्लिंक, है ना, क्लिंक साइन दिया है। इसका अर्थ यह हुआ कि यहाँ 0 से 0 के बाद में हमारे पास में डायरेक्ट क्या है, 8 है, यानी 1 2 3 4 जो आंकड़े हैं वो नहीं है। तो जब ऐसे प्रारंभिक आंकड़े नहीं होते हैं, आंकड़े टूट के आते हैं, आगे आते हैं, तो इसको हम ब्रेक कर देते हैं। ठीक है ना, ये क्लिंक ऑफ वहाँ कर किया जाता है जब आंकड़े कंटिन्यू न हो। अब इसको देख लिया हमने कि पी शहर से 8 बजे आपकी कार स्टार्ट हुई, 9 बजे अब देखा किसने कितनी दूरी तय करी है, तो 9 के संगत हम देखेंगे दूरी वाला कॉलम, ये अक्ष देख रहे हैं 50 किलोमीटर। 10 बजे की हम बात करते हैं, इस प्रकार दूरी देखते हैं ना, 150 किलोमीटर। 11 बजे की बात हम करेंगे तो 200 किलोमीटर। 12 बजे भी 200 किलोमीटर। इसका अर्थ ये हुआ कि 11 और 12 के बीच में उसने विश्राम किया है, यानी कार नहीं चली है। ठीक है ना। और फिर 12 से 2 बजे, ये जब देखें 2 बजे देख रहे हैं, ये 2 बजे है ना, तो ये क्यू शहर पहुंच चुका है।
ठीक है, ये हमने अध्ययन कर लिया है। अब देखते हैं कि प्रश्न क्या है, और अब प्रश्नों के उत्तर नीचे हम लिखने वाले हैं। देखिए प्रश्न है, दोनों अक्षों पर क्या क्या दर्शाया गया है। तो आपको मैंने बताया था कि देखिए एक्स अक्ष पर समय दर्शाया गया है और वाई अक्ष पर दूरी दर्शाई गई है, यानी दोनों शहरों के बीच दूरी कितनी है वह दर्शाई गई है। ठीक है, लिख दिया हमने। फिर बी, कार ने किस समय और कहाँ से यात्रा प्रारंभ की। इसका उत्तर हो जाएगा, कार ने प्रातः 8 बजे शहर पी से यात्रा प्रारंभ की। क्लियर, अब तो समझ आ रहा है ना। सी वाला, पहले घंटे में कार कितनी दूर चली। तो पहले घंटे में कार 50 किलोमीटर दूर चली, ये हमने देखा था अभी। ये 8 बजे स्टार्ट हुआ और 9 बजे तक चला, 1 घंटा हो गया, और इसमें ये 50 किलोमीटर दूरी तय करी। इस प्रकार से ये पहला घंटा हो गया। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, दूसरे घंटे तथा तीसरे घंटे में कार ने कितनी कितनी दूरियां तय की, है ना। तो कार ने दूसरे घंटे में 100 किलोमीटर तथा तीसरे घंटे में 50 किलोमीटर दूरी तय करी। ई, क्या पहले 3 घंटों में कार की चाल समान थी। आपने कैसे जाना। तो जी नहीं, उनकी कार की चाल समान नहीं थी। कैसे नहीं थी, देख रहे हैं कि पहले घंटे में इसने 50 किलोमीटर दूरी तय करी, दूसरे घंटे में 100 किलोमीटर, क्योंकि 150 में से हम 50 माइनस कर देंगे ना, तो कितनी चली वो दूसरे घंटे में 100 किलोमीटर, और तीसरे घंटे में हम देख रहे हैं 50 किलोमीटर। तो 200 में से हम क्या करेंगे, 150 यानी 150 माइनस कर देंगे तो बचेगा 50 किलोमीटर, यानी इस घंटे में 50 किलोमीटर दूरी तय की। ठीक है ना। अब अगला जो प्रश्न है, क्या कार कभी किसी स्थान रुकी। अपने उत्तर के लिए तर्क दीजिए। तो हाँ, कार प्रातः 11 बजे और 12 बजे शहर पी से 200 किलोमीटर दूर थी, है ना। तो मैं देखा ये हमारा उत्तर हो गया है कि देखिए ये जो है प्रातः 11 बजे शहर से 200 किलोमीटर दूर थी और 12 बजे भी शहर से 200 किलोमीटर दूर थी। इसका अर्थ ये हुआ कि कार 11 से 12 बजे के बीच में रुकी थी। ठीक है ना, ये हमने ज्ञात कर लिया है। अगला प्रश्न है, कार शहर क्यू पर किस समय पहुंची, है ना। तो कार शहर क्यू दोपहर 2 बजे पहुंची। ये कैसे देखा हमने, देखिए ये यहाँ पर आपकी कार आ चुकी है यहाँ पर, और इसका समय हम नीचे देखेंगे, समय पूछा गया है तो ये देख रहे हैं दोपहर 2 बजे, ये हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब कर लेते हैं प्रश्न क्रमांक 8। निम्न आलेखों में कौन कौन से आलेख समय व तापमान के बीच संभव है। तर्क के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर आपको दिए गए हैं 4 आलेख दिए गए हैं, है ना। ये पहला है, ये दूसरा और तीसरा और ये चौथा। तो चारों को हम इसमें देखते हैं कि ये पहला जो आलेख है ये तापमान और समय के बीच ये संभव है ना। लिखा हमने कि यह आलेख समय व तापमान के बीच संभव है। क्यों है, क्योंकि यह समय के साथ साथ तापमान में वृद्धि को दर्शाता है। अब देख रहे हैं कि समय के साथ साथ जैसे समय बढ़ रहा है आगे, ऐसे इसका तापमान भी बढ़ता चला हुआ जा रहा है। ये बढ़ रहा तापमान, है ना। तो ये समय और तापमान के संबंध को दर्शाता है। ठीक है। अब दूसरा देखते हैं अपन, इसमें क्या होगा कि यह आलेख समय और तापमान के बीच संभव है। ये भी संभव है। क्यों है, क्योंकि यहाँ समय के साथ साथ तापमान कम हो रहा है। अब देख रहे हैं, देखिए कि जैसे समय बढ़ रहा है, यानी इस समय इसका तापमान अधिक था, फिर अगले जैसे समय बढ़ता जा रहा है वैसे इसका तापमान ये कम होता हुआ चला जा रहा है। यानी ये भी तापमान और समय में संबंध दर्शाता है, संभव है। अब देखिए तीसरा वाला, ये तीसरा देख रहे हैं आप। तो तीसरे में क्या है कि यह आलेख समय व तापमान के बीच संभव नहीं है, क्योंकि यह एक ही समय में भिन्न भिन्न तापमान दर्शा रहा है। अब देखिए कि ये समय है, तो इस समय जो भी समय है उसमें ये तापमान दिखा रहा है, ये भी दिखा रहा है, ये भी दिखा रहा है, ये भी दिखा रहा है, जबकि ये पॉसिबल नहीं है। एक ही समय पर विभिन्न प्रकार के तापमान पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना। तो ये समय और तापमान के संबंध को नहीं दर्शाता है। इसी प्रकार से चौथा जो आलेख है यह समय और तापमान को दर्शाता है। क्यों दर्शाता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो आलेख है
समय और तापमान का ये बिल्कुल क्या है, स्थिर है ना। तो ये भी आपको देखा सकता है कि यह आलेख समय व तापमान को दर्शाता है। यहाँ यह आलेख स्थिर तापमान दर्शाता है, यानी एक ही तापमान है, न कम हुआ न अधिक हुआ। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को हमने हल कर लिया है। अब प्रश्न क्रमांक 9, दिया गया आलेख वर्ष 2007 में दो बल्लेबाजों ए तथा बी द्वारा खेले गए 10 मैचों में बनाए गए रनों की प्रदर्शित करता है। आलेख का अध्ययन कीजिए और निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए यहाँ पर ये आलेख है और इसमें जो डॉट डॉट दिखाया गया है ये बल्लेबाज ए के लिए है और जो सरल रेखा खींची गई है वो बल्लेबाज बी के लिए है। नीचे आप देख रहे हैं एक्स अक्ष पर मैचों दिखाया गया है और वाई अक्ष पर उनके द्वारा बनाए गए रन, यानी प्रत्येक मैच में कितने रन बनाए हैं इसको यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, तो चलिए इसको देखेंगे और प्रश्न को उत्तर देखेंगे। अब पहला प्रश्न क्या पूछा है, दोनों अक्ष रेखाओं पर क्या क्या सूचना दी गई है। अभी आपको मैंने बताया है, इसको आप लिख देंगे कि एक्स अक्ष पर वर्ष 2007 में खेले गए मैचों की संख्या तथा वाई अक्ष पर प्रत्येक मैच में बनाए गए रनों की संख्या प्रदर्शित की गई है। ठीक है, ये हमने लिख दिया यहाँ पर। अब दूसरा प्रश्न क्या है, देखिए दूसरा प्रश्न है कौन सी रेखा बल्लेबाज ए द्वारा बनाए गए रन प्रदर्शित करती है। कौन सी रेखा, अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ देखना पड़ेगा ये वाली है ना। तो कौन सी रेखा बल्लेबाज ए के लिए, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बल्लेबाज ए के लिए कौन सी रेखा है ना, बिंदु युक्त है ना। तो हमने क्या लिखा उत्तर, बिंदु युक्त रेखा बल्लेबाज ए द्वारा बनाए गए रन प्रदर्शित करती है। ठीक है ना, तो उसके उत्तर यही से देना हमें ध्यान रखना है बस। अब तीसरा प्रश्न क्या है कि वर्ष 2007 में क्या किसी मैच में दोनों बल्लेबाजों द्वारा बनाए गए रन समान थे, यदि हाँ तो किस मैच में। अब देखिए कि दोनों ही बल्लेबाजों ने रन समान बनाए क्या, हाँ बनाए हैं। कब बनाए हैं और किस मैच में बनाए हैं, तो उसका हम यहाँ पर देख रहे हैं। देखिए ये आलेख है, तो ये देख रहे हैं कि ये ए और बी दोनों बल्लेबाज द्वारा समान रन बनाए गए हैं। अब किस में बनाए गए हैं, तो इसके नीचे हमको इस प्रकार से आना पड़ेगा कि मालूम पड़ जाएगा कि चौथा जो मैच था उसमें बनाए गए हैं। कितने बनाए गए हैं, दोनों ने 60 रन बनाए, ये देख रहे हैं ना इस प्रकार से। तो हमने उत्तर लिख दिया कि हाँ चौथे मैच में दोनों बल्लेबाजों द्वारा बनाए गए रन समान थे। ठीक है ना। अब चौथा जो प्रश्न है वो क्या है, दोनों बल्लेबाजों में कौन अधिक स्थिर है, आपने निर्णय कैसे लिया। तो देखिए यूँ देखा जाए तो कोई भी बल्लेबाज स्थिर नहीं है, सबके कभी कम बने रन, कभी बहुत ज़्यादा बने हैं, है ना। देखिए ए द्वारा बहुत कम बने, 0 बना है, और कभी ज़्यादा है। फिर भी हम देख रहे हैं कि बल्लेबाज जो बी है इसके रनों में ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं है, देख रहे हैं ये, है ना। तो इसलिए ये अधिक स्थिर है। तो हम कह सकते हैं कि रेखा आलेख का अध्ययन करने से पता चलता है कि बल्लेबाज ए की अपेक्षा बल्लेबाज बी अधिक स्थिर है और विश्वसनीय है। ठीक है, चलिए अब कर लेते हैं प्रश्न क्रमांक 10। जब रेणु बीमार पड़ी तब उसके डॉक्टर ने 4 घंटे बाद उसके शारीरिक तापमान का रिकॉर्ड बनाया। इस समय तापमान के रिकॉर्ड को निम्न तालिका में दर्शाया गया है। तालिका का अध्ययन करके रेखा आलेख बनाइए। अब यहाँ पर हमें बनाना है रेखा आलेख। आपको समय दिया गया है 6 बजे प्रातः, 10 बजे प्रातः, 2 बजे दोपहर और 6 बजे सायं। और इनका तापमान दिया गया है कि सुबह 6 बजे कितना तापमान था, 37 डिग्री सेल्सियस, 10 बजे 40, 2 बजे 38 और 6 बजे 35 डिग्री सेल्सियस। अब इसको बनाना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि एक आलेख की रचना करते हैं और हम खींचते हैं पहले एक्स अक्ष। ये हमने खींचा एक्स अक्ष, है ना, जिसमें हमने क्या दिया, समय को दर्शाया है। और ये खींचा हमने वाई अक्ष, इसके ऊपर हम दिखाया तापमान को। और हमने ये क्लिक का निशान दिया यहाँ पर, क्यों दिया है, क्योंकि हमारा तापमान 35 डिग्री से शुरुआत हो रहा है, 0, 1, 2, 3, 4 से नहीं हो रहा है, बीच में काफ़ी गैप है। तो इसी गैप को कम करने के लिए हम इस चिन्ह का उपयोग करते हैं। क्लियर हो गया ना। चलिए अब जो आंकड़े दिए गए हैं उसके हिसाब चलते हैं। देखिए 6 बजे
आप देख रहे हैं कितना है तापमान है, 6 बजे 37 डिग्री सेल्सियस है, देखा ना। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर 6 बजे ये हम लिखा और 37 ये इसके सामने हमने ये बिंदु लगा दिया, ठीक है ना। इसी प्रकार से 10 बजे कितना है, 40 डिग्री सेल्सियस है, ये हमने 40 के सामने यहाँ इसे बिंदु लगाया, ये लगाया ना। फिर दोपहर 2 बजे कितना है, 38 डिग्री, ये 38 सामने हमने लगा दिया है, और शाम 6 बजे 35 डिग्री लगा दिया है ना। देखिए अब क्या करेंगे, स्केल से इन बिंदुओं को हमने इस प्रकार से मिला दिया, यहाँ से यहाँ मिलाया, फिर यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से यहाँ, तो अब बन गया हमारा रेखिक आलेख। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि आपको जो है वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक करना न भूलिएगा, और ये चैनल पर पहली बार आ रहे हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और पास में बेल आइकॉन है उसे भी आप दबा दें, प्रेस कर दें और ऑल पर शेयर कर दें। इससे क्या होगा कि जब भी मैं ऐसे हेल्पफुल वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।